एन डालते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड, रेजिंग द आउटर एज ऑफ रोड, देखिए रेजिंग, RAISING, रेजिंग आउटर एज ऑफ रोड, रेजिंग आउटर एज ऑफ रोड फ्रॉम इनर एज, EDG, फ्रॉम इनर एज is called banking of road, is called banking of road. It is used to achieve, it is used to achieve support for, it is used to achieve support for centripetal force, to support centripetal force where the force of friction, where the force of friction becomes insufficient, becomes insufficient. एक रोड है और रोड का हम फ्रंट व्यू ले रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा डिग्री पर आपने रोड को बैंक कर दिया। ठीक है, मतलब इसका जो आउटर एज है आपने हाइट एच से इसे ऊपर उठा दिया एज कंपेयर टू इट्स इनर एज। ये रोड है हमारी। कैसे आपने ये बनाया है इसका क्रॉस सेक्शन, ये रोड है, ठीक है, टर्न ही हो, घूमते हुए टर्न है, लेकिन आपके सामने यहां से सीधे आ रहा है, ये आपने बैंक कर दिया। यहां सेंटर है इस बैंकिंग का, मोड़ है किस तरफ को, ये वाला मोड़ है आपकी, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, यहां सेंटर है बैंकिंग का। और ये बाहरी किनारा कहा जाएगा इसे आउटर एज, और इसे क्या कहा जाएगा, इनर एज कहा जाएगा। आउटर एज को आपने थीटा डिग्री पर उठा दिया, दिस इज थीटा। ठीक है, अब डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां हम व्हीकल चीकल नहीं बना रहे, सिर्फ एक पॉइंट बना रहे हैं। ठीक, ये आपका व्हीकल है यहाँ, ठीक है। आ, ध्यान से इसे डायग्राम को समझिएगा। यहां हमारे पास दो सर्किल आने वाले हैं, दो सर्किल आने वाले हैं यहाँ हमारे पास, ठीक है। अक्सर एक सर्किल बनवाया जाता है। अभी हम एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं मौत का कुआं जैसा, ठीक है। वो भी तो मोड़ ही है बिल्कुल, वो कंटिन्यूअस मोड़ है, वो मोड़ कभी खत्म ही नहीं हो रहा। तो मौत का कुआं जैसा हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और उस स्ट्रक्चर में आपको आराम से समझ आ सकता है। ये मैंने बना लिया मौत का कुआं। ऐसा सही होता है ना, बीच में फ्लैट होता है अंदर, और ये किनारे, चलो ये समझ लो यहाँ पूरी पट्टी लगी हुई है, किनारा टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। अब आपके सामने से दिखा रहा हूं, अब ये गाड़ी है, मौत के कुएं में चल रही है, ठीक है। ये मौत के कुएं में यहाँ इस सरफेस पर ये घूम रही है, यहाँ इस सरफेस पर ये घूम रही है, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, जो ये आपका मौत का कुआं है, इसका अपना सेंटर कहीं यहाँ है,
जो मैंने काट के निकाल दिया इसमें से कोनिकल स्ट्रक्चर, करेक्ट। लेकिन जिस सर्कुलर पाथ पर आपका ये व्हीकल घूम रहा है, ये अलग सर्किल है बिल्कुल। यहां देखिए आप, व्हीकल यहां घूम रहा है, यहाँ ऐसी सरफेस पर घूम रहा है व्हीकल। तो इस इस व्हीकल के सर्कुलर पाथ का सेंटर कहां, यहां कहीं एयर में है। सर्किल वो कहां है, ये सर्किल है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ का अपना रेडियस यहां है। यही एक्चुअली वो सर्किल है जिस सर्किल पर घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ये डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में चाहिए, उस सर्किल के सेंटर की तरफ जिस सर्किल पर ये आपका व्हीकल रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। ये कहाँ घूम रहा है, ये एक अलग ही सर्किल है इसका, जिसका सेंटर कहीं हवा में बीच में आ रहा है। तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ चाहिए, इस सर्किल के सेंटर की तरफ को चाहिए, ना कि आपको उस कोन के टिप की तरफ को, कोन के सेंटर की तरफ को नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक ये सर्किल बनेगा, एक और सर्किल बनेगा। यहां तक की बात लगता है क्लियर है। ओके, डायग्राम पर आते हैं। ये आपका आउटर एज, ये आपके कोन का टिप है, समझ रहे हो, ये वाला कोन का टिप है, ठीक। इस कोन के टिप का नाम मैंने क्या लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है। अब ये आपका सर्किल है, लेकिन सर्किल जो मूव कर रहा है वो इस ये सर्किल नहीं है। दिस इज नॉट अ सर्कुलर पाथ ऑफ व्हीकल। व्हीकल का सर्कुलर पाथ कौन सा है, व्हीकल का सर्कुलर पाथ यहां है। दिस इज द सर्कुलर पाथ ऑफ व्हीकल। जिस सर्किल पर व्हीकल चल रहा है वो सर्किल तो हवा में बना हुआ है, और यहां कहीं इसका सर्किल का सेंटर है। जरूरी नहीं है कि ये सेंटर आपके इस सेंटर के ऊपर आए, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब ये पॉइंट है आपका, ये पोजीशन है आपकी व्हीकल की, तो आपको नेट सेंटीपिटल फोर्स चाहिए इस तरफ को। इसका नाम मैं लिख देता हूं सी, सी इसका, ठीक है। और ये पॉइंट है आपका ए। तो सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहां है, ए सी, ए से सी की तरफ को। रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में है, ए से सी की तरफ को है, ना कि ए से ओ की तरफ को। क्लियर है। अब हम फिर से सारी की सारी फोर्सेस यहां ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा रिजोल्यूशन में यहां एक चेंज आएगा। सबसे पहली फोर्स कौन सी है बताइए, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दिस इज एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट ऑफ द बॉडी विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर जाएगी। दूसरा फोर्स कहां है बताइए, दूसरा फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, ये जिस सरफेस ने प्रोवाइड किया रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है आर, ठीक है। और सेंटीपिटल फोर्स आपकी कहां होनी चाहिए, ये होनी चाहिए सेंटीपिटल फोर्स। जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमेशा ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमेशा ही सरफेस के अलोंग होती है। अगर ये बॉडी बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर। और अगर ये फिसलती हुई अंदर आ रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाहर, मोशन के हमेशा आगे। अगर इस सरफेस पर, इंक्लाइंड सरफेस पर अगर बॉडी को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या सेंटीपिटल फोर्स ना मिल पाए तो ये कहाँ की तरफ मूव करेगी, ये बाहर की तरफ फिसलती चली जाएगी। ये कहाँ होगा, बाहर की तरफ। ओवर स्पीडिंग पर, अगर पहाड़ों पर एक स्टीप टर्न ले रहा है कोई,
तो ओवर स्पीडिंग पर वो बाहर खाई में जाके गिरता है, दीवार में नहीं घुस जाता, पहाड़ में नहीं टकराता, बाहर जाके गिर जाता है। राइट। तो टेंडेंसी कहाँ है? बाहर की तरफ। तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ आना चाहिए? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बना रहे हैं हम, कहाँ बना रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस होता है हमेशा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अलोंग द सरफेस होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बड़ा कंजस्टेड डायग्राम बनने वाला है, मैं ढूंढता रहता हूँ कि लिखूं कहाँ जगह, जगह नहीं मिलती ढूंढने की, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ। ये वाला एरो जो बनाया है, थोड़ा डार्क कर दिया है इसे। दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और स्पेशली कौन सा वाला? काइनेटिक फ्रिक्शन। करेक्ट। अब ये तीन हमारे यहाँ बेसिक फोर्सेस हो गए। करेक्ट। यहां अब तक हमने mg को रिजॉल्व किया था। mg रिजॉल्व करके भी हो जाता है काम, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा तरीका। r को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। हम r को रिजॉल्व कर लेते हैं। r के दो कंपोनेंट बन रहे हैं। एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड्स, और एक कंपोनेंट अलोंग द रेडियस। ध्यान से देखना जरा, अलोंग द रेडियस। एक तो ये बन गया, एक कंपोनेंट ये आया टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, और एक कंपोनेंट बना कहा? वर्टिकली अपवर्ड्स अपोजिट टू द वेट। राइट। अब जरा ध्यान से देखें कैसे लाइन निकाल कर लाएं। ये आपका थीटा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये लाइन भी कैसी है? एंगल, ये वाला एंगल बना, कितना एंगल बना ये वाला एंगल? थीटा बना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, देखिए ध्यान से, ये आर है, और ये आपकी सरफेस है। सरफेस और नॉर्मल रिएक्शन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये एंगल बना आपका 90 माइनस थीटा। अब उसके बाद में फिर दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या आ गया आपका? थीटा एंगल आ गया है। हम्म। थीटा के साथ बनने वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, दिस इज आर कॉस थीटा। बाकी जो दूसरा बचा ये कंपोनेंट क्या है? आर साइन थीटा, दिस इज आर साइन थीटा। ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी यहां हम रिजॉल्व करेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, और एक दूसरा कौन सा? वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, थीटा एंगल बना रहे हैं ये। बहुत ध्यान से देखना, एरो के ऊपर एरो बाहर चल रहे हैं यहाँ, एरो के ऊपर एरो चल रहे हैं। एक एरो तो यहां तक बनाया हुआ है, मैं नाम नहीं लिख रहा इसके, बहुत कंजस्टेड हो जाएगा सारे नाम लिखूंगा अगर तो। दूसरा एरो देखो ये रहा, ये किसका कंपोनेंट है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कंपोनेंट है। ये mg डाउनवर्ड चल रहा था एरो, इसी के ऊपर एक एरो और आ गया ये रहा। ये किसका कंपोनेंट है? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कंपोनेंट है। कितने कितने होंगे कंपोनेंट ये वाला? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने जिस कंपोनेंट के साथ थीटा बनाया है, ये थीटा क्या है? ये कंपोनेंट कॉस थीटा है, तो दिस इज कॉस कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जो दूसरा बचा ये साइन कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऑब्वियसली कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां कोई मोशन नहीं है, ना वर्टिकली अपवर्ड ना वर्टिकली डाउनवर्ड, तो फिर सिंपल सी बात है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? mg प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का
साइन कंपोनेंट। ठीक है। अब कौन फोर्स है जो सेंटर की तरफ काम कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है? दो फोर्सेस काम कर रही है सेंटर की तरफ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट और साइन रिएक्शन का साइन कंपोनेंट। ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स होती कितनी है? सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाय स्मॉल आर, लिखूंगा मैं यहां। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है आपका उस सर्किल की रेडियस जिस एक्चुअल सर्किल पर ये बॉडी घूम रही है। ठीक है। जिस सर्कुलर पाथ पर घूम रही बॉडी उस सर्किल की रेडियस है आर। इज इक्वल्स टू कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है यहां? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट। ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। कितना बन जाएगा बोलो? म्यू के इंटू आर कॉस थीटा प्लस, हाँ हाँ हाँ, आर साइन थीटा। ठीक है। और इस इक्वेशन में से क्या करें हम? सिंपली आर कॉमन ले लें तो ये बनेगा आपका आर म्यू के कॉस थीटा प्लस। अक्सर यहां ये के नहीं लिखा जाता। अगर यहाँ के नहीं लिखा तो भी कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ये मोशन है तो इसलिए आपको काइनेटिक फ्रिक्शन ही यहाँ लेना है। अब बात आ रही है आर की। आर को हम यहाँ कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? आर को सब्स्टिट्यूट करना है इस पूरी की पूरी इक्वेशन में। ठीक है। यहां से लाएंगे आर का सब्स्टिट्यूशन। अब आर कॉस थीटा क्या लिखा था अभी आपने? लिखा आपने आर कॉस थीटा इक्वल्स कितना है? एम जी है एक तो, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का साइन कंपोनेंट एम जी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खुद कितना हो जाएगा? म्यू के इंटू आर और साइन थीटा। इधर क्या है? आर वाले सारे एक साइड ले लीजिए आप। क्या बनाइए? आर कॉस थीटा माइनस म्यू के इंटू आर साइन थीटा इक्वल्स एम जी। आर निकल गया, कॉस थीटा माइनस म्यू के साइन थीटा इक्वल्स एम जी। तो अब आर की वैल्यू साफ साफ निकल कर आई, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू के साइन थीटा। ठीक है। अब आर की ये वैल्यू उठा करके यहां इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है। तो एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स आर की पूरी वैल्यू एम जी होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू के साइन थीटा। आर की वैल्यू, और दूसरे ब्रैकेट में क्या चलना है आपका? दूसरे ब्रैकेट में चलना है ये म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में ये वन है। ठीक है। अब हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी फाइंड करनी है। एम कैंसिल आउट कर दीजिए। तो अब आपके पास क्या बचा? वी स्क्वायर इक्वल्स क्या बचा? म्यू के कॉस थीटा प्लस होल डिवाइडेड बाय माइनस इंटू आर जी, है ना? और v कितना होगा? कुछ भी नहीं, इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ म्यू के
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय म्यू के साइन थीटा इंटू आर जी। ठीक है, बस इतना से करना है। इसमें एक छोटी सी कंडीशन और है, उससे बारिशन छोटी सी कंडीशन है। ये तो वो वेलोसिटी निकल कर आई, देखिए ध्यान से। अब इसमें डिफरेंस क्या पड़ा, बैंकिंग करने से एक्चुअली फायदा क्या हुआ। बैंकिंग करने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ ये जो रिएक्शन का एक कंपोनेंट है, ये भी देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट और रिएक्शन का साइन कंपोनेंट, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हेल्प मिल गई ना, आर साइन थीटा की हेल्प मिल गई ना, है ना। आर साइन थीटा की हेल्प मिल गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, किस काम के लिए हेल्प मिल गई, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। तो अब यहाँ चांसेस कम पड़ गए, राइट। लेकिन अगर आपने इस तरह का डिजाइन रखा कि भाई ठीक है, हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड ही नहीं रहना चाहते, बिल्कुल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड ही नहीं रहना चाहते, सारा का सारा कहां से लेंगे, रिएक्शन के कंपोनेंट ही लेंगे, सारा का सारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहां से छोटी सी कंडीशन क्या, इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट यूज्ड एट ऑल, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि हमें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे बिल्कुल चिकनी सड़क हो रही हो, कीचड़ हो रही हो, हमें हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाना चाहिए बैंकिंग से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड ना रहे। तो इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट यूज्ड एट ऑल टू प्रोवाइड व्हाट, तो फिर इस फॉर्मूले में से जहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रहा हटा दो इसे, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, क्या बचा आपके पास, तो अब आपके पास बचा V इक्वल्स आर जी टेन थीटा, करेक्ट। या फिर आपका बनेगा वी स्क्वायर इक्वल्स आर जी, और अब फिर से वही रिजल्ट निकल कर आ गया जो पहले निकाला था, क्या, वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, ये वो एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया कि आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कोई भी मदद लेनी ही नहीं है, करेक्ट। अब यहाँ छोटी सी एक छोटी सी कहानी और रह गई है, देखिए, ये आपकी रोड है। अब हमें फाइंड करना है कि बाहर के किनारे को कितना ऊंचा उठाया जाए, अंदर वाले किनारे से बाहर वाले किनारे को कितना ऊंचा उठाया जाए, करेक्ट। तो आपकी जो रोड है, इस रोड की विड्थ ये रही, ठीक। देखो मैं नीचे बना रहा हूं, लेकिन है क्या ये, विड्थ ऑफ द रोड, डब्ल्यू, डब्ल्यू से बना दिया सपोज, विड्थ ऑफ द रोड, राइट ट्रायंगल आ रहा है, तो ये विड्थ है। अब हमें फाइंड करना है कि कितना उठाया जाए, तो सिंपल सी बात है, टेन थीटा, टेन थीटा लगा लो, नहीं, टेन थीटा साइन थीटा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ये विड्थ है, इसका नाम डाल देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओ, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू। तो आपका जो विड्थ ऑफ द रोड है, विड्थ ऑफ द रोड इक्वल्स ओ क्यू, कितना है ये, डब्ल्यू। सिंस एच इज सिंस एच इज वेरी वेरी स्मॉलर देन डब्ल्यू, ये मीटर्स में है, विड्थ, विड्थ ऑफ द रोड मीटर्स में है, जबकि ये जो बाहरी किनारा उठाया गया फ्यू सेंटीमीटर्स में है, तो एच के मुकाबले ये तो बहुत छोटा है ना। तो फिर हम ओ क्यू को अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल ले लेंगे, ओपी के इक्वल ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ ओ क्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स व्हाट, ओपी। अब लगा दो आप, टेन थीटा इक्वल्स, टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा आपका क्यूपी अपॉन ओपी, क्यूपी अपॉन ओपी, क्यूपी कितना है, ऑलमोस्ट डब्ल्यू, और ओपी कितना है,
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। क्यूपी कितना है ये? क्यूपी तो एच है और ओपी अप्रोक्सीमेटली विड्थ ऑफ द रोड है, तो एच अपॉन डब्ल्यू। तो अब आपके पास बना टेन थीटा इक्वल्स एच बाय डब्ल्यू, और एच इक्वल्स डब्ल्यू टेन थीटा मीटर। ये वो हाइट है जिस हाइट से आपको बाहरी किनारा उठाना है अंदर वाले किनारे के रेस्पेक्ट में। ठीक है।